मेरा नाम आफरीन है। मेरा ताल्लुक लाहौर शहर से है। हम 5 बहनें थीं। हमारा कोई भाई नहीं था। मेरे अब्बा एक दफ्तर में सरकारी मुलाजिम थे। अब्बा ने हर मुमकिन कोशिश की थी कि हम बहनों को अच्छी जिंदगी दे सकें। हमारी पढ़ाई से लेकर हर चीज में कभी भी उन्होंने किसी किस्म की कोई कमी आने नहीं दी थी। लेकिन मुझे हमेशा से ही अमीर होने का शौक था। मैं चाहती थी कि मेरे पास दुनिया की हर आसाइश मौजूद हो और दौलत हो, मगर मेरी अम्मा मुझे हमेशा यही समझाया करती थी कि इंसान को खुशी मोहब्बत करने वाले अपने रिश्तों से मिलती है, ना कि दौलत से। वो मुझे यही कहा करती थी कि मुझे शुक्र अदा करना चाहिए कि मेरे अब्बा हम बहनों से इतनी मोहब्बत करते थे, जबकि बहुत सारे घरानों में ऐसा होता है कि बेटा ना होने की वजह से बेटियों को बोझ समझा जाता है और बाप उनके साथ अच्छा रवैया नहीं रखते। हमें तो शुक्र करना चाहिए था कि हमारे अब्बा हमसे इतनी मोहब्बत करते थे और हमारी हर ख्वाहिश का एहतराम करते थे। वो यही कहा करती थी कि हमारी असल दौलत और खुशी हमारे रिश्तों में छुपी होती है। जो हमसे मोहब्बत करते हैं वो ही हमारे लिए सब कुछ होते हैं। अम्मा की बातें एक तरह से ठीक थी, लेकिन मैं यही कहा करती थी कि अगर मोहब्बत करने वाले लोगों का साथ दौलत भी इंसान के हाथ में आ जाए तो जिंदगी और अच्छी हो जाती है। क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी जाया करती थी और वहां पर मेरी दोस्त थी, अच्छे और अमीर घराने से ताल्लुक रखती थी। ऐसे में मैं उनको देखा करती थी, मेरे अंदर भी नए नए शौक पैदा होने लगे थे। उनकी नई नई और अच्छी महंगी चीजें देखकर मेरा भी दिल करता था कि मैं वैसी महंगी चीजें खरीदूं, मगर वो महंगी चीजें खरीदना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। मुझे मेरे बाबा जितने महीने के खर्च के लिए पैसे देते थे, इनमें से तो इस तरह अच्छी महंगी एक भी चीज नहीं खरीदी जा सकती थी। इसलिए खामोश हो जाती और अपने दिल पर पत्थर रख लेती, ये सोचकर कि एक दिन ऐसा आएगा जब मैं हर महंगी से महंगी चीज खरीद सकूंगी और मेरे पास बहुत सारी दौलत होगी। यूनिवर्सिटी में ही मेरी मुलाकात हसन से हुई थी। हसन और मैं बहुत अच्छे दोस्त थे। हसन का कहना होता था कि वो मुझसे मोहब्बत करता है, जबकि मुझे मोहब्बत और ऐसी चीजों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। मैं हमेशा से ही ऐसी लड़की थी जो चीजों को अहमियत देती थी। मेरे लिए मोहब्बत का होना ना होना एक बराबर था, क्योंकि मुझे हमेशा मोहब्बत करने वाले लोग मिले थे। इसीलिए मैंने कभी ना तो किसी की बातें सुनी थी और ना ही मुझे मोहब्बत के बगैर रहने की आदत थी। ऐसे में जो चीज बचपन से इंसान के पास मौजूद हो तो फिर ऐसे में वो इस चीज की कदर नहीं करता, ना ही उसे इस चीज की अहमियत का अंदाजा होता है। मैं हसन को यही कहा करती थी कि वो मेरा अच्छा दोस्त है, जबकि मोहब्बत मुझे इससे बिल्कुल भी नहीं थी। ऐसा मुझे लगता था। वक्त गुजरने के साथ हमारी दोस्ती और भी गहरी हो गई थी और फिर उसका कहना था कि वो मुझसे शादी करना चाहता है। मेरी अम्मा ने मेरे लिए बहुत रिश्ते तलाश किए थे, लेकिन कोई भी रिश्ता ऐसा नहीं था जो मुझे अच्छा लगता या फिर जिस पर मेरा दिल मुतमईन होता। आखिर मैंने यही फैसला किया कि मुझे हसन से ही शादी कर लेनी चाहिए। और कुछ नहीं तो वो मेरा अच्छा दोस्त तो था। मैं उसे जानती थी और मुझे यकीन था कि मेरी जिंदगी इसके साथ अच्छी गुजरेगी और वैसे भी वो मेरी हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए कुछ भी कर सकता था। मैं जानती थी कि इससे शादी करने के बाद मैं अपनी मर्जी की जिंदगी गुजार सकूंगी। मैं जो चाहूंगी वो मेरे लिए करने के लिए तैयार हो जाए। इससे बढ़कर मुझे क्या चाहिए था। इसने मुझसे वादा किया था कि वो मुझे जिंदगी की हर खुशी देने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। इसके इसी वादे के भरोसा करते हुए मैंने शादी के लिए हाँ कर दी थी। इसके घर वाले बकायदा तौर पर हमारे घर रिश्ता लेकर आए थे और थोड़े ही दिनों में शादी की तारीख भी तय हो गई थी। मैं इस शादी से खुश थी, ये सोचकर कि आगे की सारी जिंदगी मुझे अपनी मर्जी के मुताबिक ही जिंदगी गुजारनी है। मैं जैसे कहूंगी हसन वैसे ही करेगा। वो मेरी किसी बात से कभी इनकार कर ही नहीं सकता था। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता था, इसीलिए मैंने इसे शादी कर ली थी और फिर शादी करके रुखसत होकर मैं अपने ससुराल आ गई थी। हसन को एक दूसरे शहर में बहुत अच्छी नौकरी मिली थी। इसकी तनख्वाह भी अच्छी थी। इसका इरादा था कि शादी करके वो मुझे भी अपने साथ दूसरे शहर ले जाएगा। ये बात सुनकर ही मैं खुश हो गई थी, क्योंकि मुझे तो नई नई जगहों पर जाने का बेहद शौक था। घूमना फिरना और अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारना, यही तो बचपन से मेरी आदत थी और यही मेरा शौक था। घर में भी मैं ऐसे ही किया करती थी। यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, स्कूल में, हर जगह पर कहीं भी कोई स्कूल का ट्रिप होता तो मैं साथ जाया करती थी और अब्बा ने कभी भी मुझे कहीं जाने से रोका नहीं था, जबकि अम्मा इस बात के सख्त खिलाफ होती थी। वो अब्बा से यही कहा करती थी कि मुझे इतनी आजादी ना दें, मुझे मेरी हद में रखें। लेकिन अब्बा का कहना होता था कि अगर उनकी बेटी को इन छोटी छोटी चीजों से खुशियां मिलती हैं तो वो कभी भी अपनी बेटी की खुशी में रुकावट नहीं बनेगी। अब्बा की यही बात मुझे सबसे ज्यादा पसंद थी और अब तो मेरी शादी करके अपने ससुराल आ गई थी।
मेरे अब्बा ने बहुत अच्छे तरीके से मुझे रुखसत किया था। ससुराल में मेरी सास ससुर और मेरी एक नंद के अलावा और कोई भी नहीं था। जबकि हसन के दूसरे शहर में नौकरी थी, इसे तो वहां जाना ही था। उसने अपने घर वालों से बात की थी और ये कहा था कि मुझे भी अपने साथ ले जाएगा। पहले तो इन लोगों ने ये कहा था कि मैं कुछ अरसे तक उनके साथ रहूं, फिर वो चाहे तो मुझे अपने साथ ले जाए। लेकिन मैं यहाँ पर रहकर क्या करती, जब मेरा शौहर वहां जा रहा था तो मुझे भी उसके साथ जाना चाहिए था। इसीलिए मैंने हसन से यही कहा था कि अगर वो मुझे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार है तो ठीक है, लेकिन अगर वो मुझे अपने साथ लेकर नहीं जाएगा तो मैं अपने अब्बा के घर चली जाऊंगी। मेरी बात सुनकर वो चुप हो गए थे। हसन ने यही कहा था कि मुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो मुझे अपने साथ लेकर ही जाएगा। इसने अपने घर वालों से बात की थी, सब लोग मान गए थे, जबकि मेरी सास इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी। उनका कहना था कि अभी नई नई शादी हुई है, ऐसे में मोहल्ले की औरतें और रिश्तेदार इनकी बहू देखने के लिए आएंगे तो वो क्या जवाब देंगी। जबकि हसन का कहना था कि इन्हें किसी को कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है, वो ये कह दें कि वो अपने शौहर के साथ चली गई है। इसे नहीं लगता था कि किसी को इस बात पर कोई इतराज होगा। आखिरकार मेरी सास भी इस बात पर मान गई थी, क्योंकि हसन ने उन्हें इस बात पर मना ही लिया था। और फिर हम लोगों ने दूसरे शहर जाने की तैयारी की थी। लाहौर से हम लोग इस्लामाबाद आ गए थे। वहां पर जिस जगह पर हसन को नौकरी मिली थी, इन लोगों ने हमें रहने के लिए घर भी दिया था, जो कि बहुत ही खूबसूरत था और बहुत अच्छा लगा था मुझे। मैंने इस घर को अपने तरीके से बहुत अच्छे तरीके से सेट किया था। वहां पर आसपास जितने भी घर मौजूद थे, ज्यादातर घर इन्हीं लोगों के थे जो इसी दफ्तर में काम करते थे जहां पर मेरा शौहर काम करता था। वहीं पर काम करने वालों को यहाँ पर रहने के लिए घर दिए गए थे। मेरे साथ वाले घर में जो औरत रहती थी, इसका शौहर भी हसन के साथ ही इसके दफ्तर में काम करता था। इस औरत से मेरी अच्छी जान पहचान हो गई थी और थोड़े ही दिनों में वो मेरी अच्छी दोस्त भी बन गई थी। मेरा इसके घर काफी आना जाना था और वो भी मेरे घर चक्कर लगा लेती थी। अगर मुझे घर से बाहर कहीं भी जाना होता तो मैं उसी के साथ ज्यादातर जाया करती थी। वो यहाँ पर मुझसे पहले रह रही थी, इसलिए यहाँ के रास्तों को अच्छी तरह से जानती थी। इसीलिए हसन का कहना था कि मुझे कहीं भी जाना हो तो मैं उसके साथ आसानी से जा सकती हूँ। हमें यहाँ पर आए हुए 1 महीना गुजर गया था और ये 1 महीना बहुत अच्छे तरीके से गुजरा, लेकिन पिछले कुछ अरसे से हसन अपने काम में बहुत ज्यादा मसरूफ था। वहीं पर मेरी पड़ोसन जो मेरे साथ वाले घर में रहती थी, वो भी मेरे शौहर के साथ ही काम पर जाया करती थी। इसी दफ्तर में नौकरी करती थी, लेकिन वो औरत काफी अमीर थी। ऐसा मुझे मेरी सहेली ने बताया था, उसी सहेली ने जिसके साथ यहाँ आते ही मेरी सबसे अच्छी दोस्ती हो गई थी। वो भी मेरे साथ वाले घर में ही रहती थी और इसका शौहर मेरे शौहर के साथ काम करता था। मेरी सहेली मुझे रोज ये कहा करती थी कि जो औरत हमारे पड़ोस में रहती है, मैं इस पर नजर रखूं। वो मेरे शौहर के साथ आने जाने लगी थी और उससे काफी ज्यादा बातचीत करने लगी थी। जबकि मेरी सहेली का कहना था कि शुरू शुरू में वो इसके शौहर के साथ भी बेतकल्लफ होने की कोशिश करती थी, जब इसने इसे रोक दिया था और इसे अपने शौहर से दूर रहने का कहा था। उसका कहना था कि अब वो मेरे शौहर के पीछे पड़ गई है और जब देखा वो इसके साथ मौजूद होती है। मेरी सहेली मुझे कहती थी कि मैं इस औरत को अपने शौहर से दूर रखूं, मैं इन पर नजर रखूं, कहीं ऐसा ना हो कि वो उसे ले उड़े और मैं यहाँ पर अकेली रह जाऊं। जबकि मैं इसकी बात सुनकर खामोश हो जाती थी और उसे यही कहती थी कि ऐसा कुछ नहीं है। मुझे हसन पर पूरा भरोसा था, वो मुझसे मोहब्बत करता था, ऐसे में वो किसी और लड़की के बारे में सोच भी नहीं सकता था। जबकि मेरी सहेली का कहना होता था कि जो भी है वो एक मर्द है, ऐसे में अगर दूसरी औरत इसे अपनी तरफ मुतवज्जो करेगी तो हो सकता है वो बहक जाए। जबकि मैं उसे क्या बताती कि जो कुछ भी हो रहा है वो अपनी मर्जी से होने दे रही हूँ। जब हम यहाँ आए थे तो उसी वक्त मुझे अंदाजा हो गया था कि वो औरत काफी अमीर है। मेरी सहेली ने ही मुझे इसके बारे में बताया था कि वो औरत काफी अमीर थी, इसका अपना बहुत बड़ा बंगला था और इसकी अपनी जायदादें थी, लेकिन वो सिर्फ मसरूफ रहने के लिए ये नौकरी करती थी और यहाँ से भी इसे अच्छी खासी तनख्वाह मिलती थी। मैं ये सब कुछ जानबूझकर करवा रही थी। मैं चाहती थी कि वो औरत मेरे शौहर की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाए और फिर अपनी सारी जायदाद मेरे शौहर के नाम कर दे। जबकि हसन मोहब्बत तो मुझसे ही करता है, मैं तो हमेशा से ही दौलत हासिल करना चाहती थी और एक ऐश की जिंदगी गुजारना चाहती थी। मोहब्बत तो मेरे पास थी, लेकिन दौलत हासिल करना चाहती थी। इसीलिए ये सब कुछ मैं अपनी मर्जी से होने दे रही थी। मैं खुद ही हसन से ज्यादा सवाल जवाब नहीं करती थी और बातों ही बातों में उसे ये कहती थी कि वो उस औरत के साथ वक्त गुजार करें। वो अच्छी औरत है, बातों बातों में मैं उसकी तारीफ करती थी ताकि हसन के दिल में उसके लिए थोड़ी बहुत जगह बन सके
और वो उसे अहमियत देने लगे। और गुजरते वक्त के साथ साथ मैं अपने मकसद में कामयाब हो रही थी। मेरा शौहर सुबह दफ्तर जाते वक्त इसी औरत के साथ जाया करता था, शाम में भी वापस उसके साथ ही आता था। काम के सिलसिले में इन दोनों की मुलाकात होती रहती थी और देखते ही देखते उनमें काफी अच्छी दोस्ती भी हो गई। जबकि हसन मुझे यही कहा करता था कि वो उसकी अच्छी दोस्त है, वो सिर्फ काम की वजह से इससे बातचीत कर लेता है, वरना वो मोहब्बत मुझसे करता है। मुझे इस पर शक करने की जरूरत नहीं है, जबकि मैं अच्छी तरह से जानती थी कि इन दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं था। हालांकि मैं चाहती थी कि वो औरत मेरे शौहर की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाए, और मैं जानती थी कि बहुत जल्द ऐसा हो जाएगा। वक्त इसी तरह से गुजर रहा था और फिर एक दिन बहुत बुरी खबर मुझे सुनने को मिली थी। मुझे खबर मिली थी कि इस औरत का एक्सीडेंट हो गया है और इस एक्सीडेंट में वो अपनी जान से हाथ धो बैठी थी। मुझे उसके मरने का कोई अफसोस नहीं था, लेकिन मुझे सिर्फ इस चीज का दुख था कि मैं जो चाहती थी वैसा हो नहीं पाया था। मेरा मकसद अधूरा रह गया था और मुझे इसी चीज का सबसे ज्यादा दुख था कि बड़ी मुश्किलों से मुझे एक रास्ता नजर आया था जिससे मैं अपनी मर्जी की जिंदगी गुजार सकती थी, लेकिन अब वो मेरे हाथ से निकल गया था। अमीर होने का एक मौका था और वो भी हाथों से चला गया था। मगर खैर, क्या किया जा सकता है। एक दो दिन इसी तरह से गुजरे थे जब मुझे शदीद हैरत हुई कि इस औरत का वकील हमारे घर आया मुझसे मिलने के लिए। उसका कहना था कि वो औरत मरने से पहले अपनी सारी जायदाद मेरी नाम कर चुकी है। मैं काफी हैरान हुई थी कि आखिर इसने ऐसा क्यों किया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। मैं खुश भी हो रही थी, लेकिन हैरान भी हो रही थी। इससे पहले कि मैं मजीद कुछ सोचती, इस वकील की अगली बात पर मैं वहीं खामोश हो गई। उसका कहना था कि वो औरत अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर तो चुकी है, लेकिन इस दौलत को हासिल करने के लिए मुझे इसका एक अधूरा काम मुकम्मल करना होगा, और अगर मैं इसका काम नहीं करूंगी तो ये दौलत मुझे बिल्कुल नहीं मिलेगी, बल्कि ये दौलत किसी फलाही इदारे को दे दी जाएगी। मैंने फौरन से यही कहा था कि ये दौलत मुझे ही चाहिए। मैं इसका हर अधूरा काम करने के लिए तैयार थी। जब इस वकील ने एक पेपर मेरे हाथ में थमाया जिसके ऊपर इस औरत की शर्त लिखी हुई थी, जिस शर्त को पूरा करने की सूरत में इसकी सारी दौलत मुझे मिल सकती थी, मैंने फौरन से वो पेपर इसके हाथ से पकड़ा था। और जैसे ही मैंने वो शर्त पढ़ी थी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि इस पर लिखा हुआ था कि इस जायदाद की और इस दौलत की हकदार मैं इसी सूरत में हो सकती हूँ अगर मैं अपने शौहर की शादी इसकी माजूर बहन से करवा दूं। इसी सूरत में मैं और मेरा शौहर इस दौलत को हासिल कर सकते हैं और मैं इस दौलत की मालकिन बन सकती हूँ। जबकि मैं इस बात पर हैरान हो रही थी कि इसकी एक बहन भी थी और मुझे इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। मैं उसी वक्त इसके घर गई थी जब मैंने देखा कि वहां पर एक लड़की व्हील चेयर पर मौजूद थी। उसका कहना था कि वो उसकी छोटी बहन है और उसे अपनी बहन के चले जाने का बहुत अफसोस था। इसकी बहन ही तो इसका एक वाहद सहारा थी। इसके माँ बाप का तो बहुत अरसा पहले इंतकाल हो चुका था और अब इसकी बहन भी इसे इस बड़ी दुनिया में लावारस छोड़कर चली गई थी। अब मैं समझ चुकी थी कि इस औरत ने ये शर्त क्यों रखी थी। यकीनन वो अपनी बहन को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहती थी, अपनी बहन को किसी मजबूत हाथों में देकर जाना चाहती थी। और शादी सबसे मजबूत बंधन होता है, आपका शौहर ही आपका सबसे मजबूत सहारा होता है। इसीलिए उसने ये शर्त रखी थी कि मैं उसकी माजूर बहन की शादी अपने शौहर से करवा दूं, क्योंकि वो काफी अरसे से मेरे शौहर के साथ काम कर रही थी और इतने अरसे में वो मेरे शौहर को अच्छी तरह से जान गई थी। वो जान गई थी कि वो एक अच्छा इंसान है, यकीनन वो इसकी बहन की हिफाजत करेगा। मैं अपने घर वापस आ गई थी, जबकि मैं इस सोच में पड़ गई थी कि मुझे क्या करना चाहिए। अगर मैं अपने शौहर की शादी इस लड़की से करवा देती तो यकीनन इस लड़की की जिम्मेदारी सारी जिंदगी हमें उठानी पड़ती, जबकि मेरा प्लान तो कुछ और ही था। मैं तो सिर्फ ये दौलत हासिल करना चाहती थी और शर्त के मुताबिक अगर मैं इसकी बात ना मानती तो ये दौलत मेरे हाथ ना आती। मुझे हर हाल में ये सारी दौलत चाहिए थी। इसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार थी। और फिर मैंने यही सोचा था कि वो लड़की चल फिर नहीं सकती, माजूर है, लेकिन वो देखने में बहुत ही खूबसूरत और कम उम्र थी। मगर इसकी खूबसूरती से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो अपने कदमों पर खड़ी नहीं हो सकती थी, और जहां तक बात मेरे शौहर की थी तो वो मुझसे मोहब्बत करता था। और फिर उसके सामने चाहे कितनी भी खूबसूरत लड़की आ जाती, उससे क्या फर्क पड़ता था, वो हमेशा से मेरा ही था। मैंने यही सोचा था कि मैं अपने शौहर की शादी इस लड़की से करवा देती हूँ, और वैसे भी वो लड़की एक कमरे में पड़ी रहेगी, इससे मेरा क्या जाता था। वो कौन सा चल फिर सकती थी जो मुझसे मुकाबला करती या फिर मेरे किसी काम में मदाखलत करती। मैं उसे एक कमरे में बंद रखूंगी और सारे घर पर मेरी मर्जी और मेरी हुकूमत चलेगी।
और इस तरह से सारी दौलत भी मेरे हाथ आ जाएगी और एक लड़की की वजह से मैं बना बनाया खेल बिगड़ने नहीं दे सकती थी। मगर सबसे जरूरी काम था अपने शौहर को शादी के लिए राजी करना। मुझे यकीन था कि वो कभी भी इस शादी के लिए राजी नहीं होगा, मगर मैं ये भी जानती थी कि वो मेरे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगा। ये शादी तो बहुत छोटी चीज थी। और फिर उसी दिन मैंने अपने शौहर को शादी पर राजी करने के लिए मजबूर करना शुरू कर दिया। हसन का कहना था कि वो कभी भी किसी सूरत भी इस लड़की से शादी नहीं करेगा, बल्कि उसकी शादी किसी अच्छे इंसान से करवाएगा जिसके साथ वो खुश रह सके। मेरे शौहर का कहना था कि उसकी बहन एक बहुत अच्छी खातून थी, इसके साथ इसकी अच्छी दोस्ती थी। ऐसे में उसकी बहन की बहुत इज्जत करता है और बहुत एहतराम करता है और उसके लिए एक अच्छे इंसान का इंतखाब करेगा, जबकि खुद वो इससे कभी भी शादी नहीं करेगा क्योंकि वो इससे मोहब्बत नहीं करता। उसका कहना था कि वो मुझसे मोहब्बत करता है और ऐसे में वो किसी और लड़की से शादी नहीं कर सकता। मैंने इसे बहुत समझाया था, उससे यही कहा था कि अगर उसने लड़की से शादी नहीं की तो मैं ये घर छोड़कर हमेशा के लिए चली जाऊंगी। वो लड़की चल फिर नहीं सकती थी। ऐसे में अगर हम उसकी शादी किसी और से करवा देते तो शायद वो लड़का उसके साथ अच्छे तरीके से ना रहता। ऐसे में मैंने उसे यही समझाया था कि हसन पर मुझे पूरा भरोसा है, वो अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाएगा। और जबकि मुझे इस शादी पर कोई इतराज नहीं था, तो वो क्यों इस शादी को करने से इनकार कर रहा था, जबकि हकीकत बात में मैंने इसे बताई थी कि मैं क्यों इसकी शादी करवाना चाहती हूँ। अगर मैं उसे ये बता देती कि मैं दौलत के लिए सब कर रही हूँ तो यकीनन वो मेरी बात कभी ना मानता। मैंने उसे मजबूर कर दिया था और आखिरकार मेरे मजबूर करने पर उसने हार मान ली थी और शादी करने के लिए राजी हो गया था। खामोशी से चंद गवाहों की मौजूदगी में उस लड़की से मैंने अपने शौहर का निकाह करवा दिया और हम लोग उसी के घर में जाकर रहने लगे थे, जबकि वकील के मुताबिक अब सारी जायदाद मेरे नाम पर थी और मैं जैसे चाहे इस जायदाद को इस्तेमाल कर सकती थी। शादी के बाद मैंने अपने शौहर को पूरी बात बताई थी, जिसे सुनकर वो हैरान हो गया था। उसका कहना था कि मैंने सिर्फ दौलत की खातिर ये सब कुछ किया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई लड़की पैसों की खातिर अपने शौहर की मोहब्बत इस तरह से बांट सकती है। उसका कहना था कि एक दिन मुझे अपने किए पर अफसोस होगा, मगर उस वक्त बहुत देर हो जाएगी। मगर उस वक्त दौलत की पट्टी मेरी आंखों पर बंधी हुई थी, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता था। मेरा जहां दिल करता था मैं जाती थी और इस दौलत पर ऐश कर रही थी, जबकि मेरा शौहर अपने दफ्तर से जल्दी वापस आ जाता था और वापस आकर वो अपना वक्त उसी लड़की के साथ गुजारता था। मुझे इस चीज से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मेरे दिल में ये बात मौजूद थी कि मोहब्बत तो वो मुझसे करता है। ऐसे में अगर इस मजदूर लड़की को थोड़ा सा वक्त दे देता था तो इसमें कोई बुराई नहीं थी। और मेरे पास कहाँ वक्त होता था कि मैं अपने शौहर के साथ बैठकर वक्त गुजारती। मैं तो दौलत के नशे में इस कदर चूर थी कि मुझे किसी चीज का होश ही नहीं था, जबकि मेरा शौहर, इसने भी मुझे मेरे हाथ पर छोड़ दिया था। वो अपना सारा वक्त उसी लड़की के साथ गुजारता था, खुद उसका ख्याल रखता था और उसके छोटी से छोटी चीज और जरूरत का ख्याल रखता था। वक्त इसी तरह से गुजर रहा था और इन सारे किस्से को 6 महीने गुजर गए थे कि मुझे इस चीज का एहसास हुआ था कि मैंने हसन को खुद से बहुत दूर कर दिया था। अब तो हसन मुझसे बात भी नहीं करता था और ना ही कमरे में आता था। दफ्तर से वापस आकर वो सारा वक्त उसी लड़की के साथ ही गुजारता था और रात को भी उसी के पास मौजूद होता था। मैं जो इसे माजूर समझकर मामूली समझ रही थी, लेकिन अब मुझे इस चीज से डर लगने लगा था कि कहीं ऐसा ना हो कि हसन मुकम्मल तौर पर उसका होकर रह जाए। अब जब दौलत का बुखार मेरे सर से उतरा था तो मुझे हकीकत दिखाई देने लगी थी कि मैं अकेली रह गई थी। मैंने खुद ही अपने शौहर को किसी और के हवाले कर दिया था। जब मैंने हसन से इस बात का जिक्र किया तो उसका कहना था कि अब मैं इससे किस किस्म की कोई शिकायत नहीं कर सकती। मैंने खुद ही उसे अपने से दूर किया है और खुद ही मैंने उसे उस लड़की के हवाले किया है, और अब अगर वो इस लड़की का हो गया है तो ऐसे में मुझे अफसोस करने की क्या जरूरत है। उसका कहना था कि मुझे जो कुछ चाहिए था वो मुझे मिल गया है, तो क्या अब भी मैं खुश नहीं हूँ। उसका कहना था कि मेरी खुशी के लिए उसने ये शादी की थी। उस दिन मुझे एहसास हुआ था कि शायद मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। हसन का कहना था कि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन मैंने कभी भी इसकी मोहब्बत को अहमियत दी ही नहीं थी। मेरे नजदीक तो इन सारी आसाइशों की अहमियत थी और आज मेरे पास सारी आसाइशें थीं, जबकि मैं अपनी मोहब्बत को खो चुकी थी। उसका कहना था कि वो मुझसे पहले जितनी मोहब्बत नहीं करता था, उसकी मोहब्बत की हकदार वही लड़की है जो इससे इतनी ही मोहब्बत करती है जितनी वो उससे करता है। और वो लड़की जिसे मैं माजूर समझकर ये समझ रही थी कि वो कभी भी मेरे मुकाबले में नहीं आ सकती, वो लड़की मुझसे जीत गई थी। इसने मेरे शौहर की मोहब्बत मुझसे छीन ली थी।
हसन जो मुझसे मोहब्बत करता था वो कैसे इस लड़की को मेरी जगह दे सकता था। यही बात मुझे सुकून से जीने नहीं दे रही थी। और फिर मैंने फैसला किया था कि मुझे क्या करना है। मैं इस लड़की को जान से मार देना चाहती थी ताकि इसे अपने रास्ते से हटा सकूं। एक दिन इसी तरह मैंने इस लड़की को सीढ़ियों से नीचे धक्का देने का सोचा और यही सोचा था कि अगर कोई पूछेगा तो ये कह दूंगी कि शायद उसने नीचे जाने की कोशिश की होगी और उसी कोशिश में वो नीचे गिर गई होगी। वैसे भी वो लड़की चल नहीं सकती थी, तो ऐसे में सब यही समझेंगे कि वो खुद ही नीचे गिरी होगी। मैंने उस लड़की को उसके कमरे से लिया था, उसका हाथ पकड़ा था और जैसे ही मैंने उसे नीचे धक्का दिया तो सामने ही मेरा शौहर मौजूद था जिसने इस लड़की को गिरने से पहले ही पकड़ लिया था और अब गुस्से से मुझे देख रहा था। उसका कहना था कि इससे पहले ही मेरे ऊपर शक था कि मैं ऐसा ही कुछ करूंगी, इसलिए वो जल्दी घर पहुंचा है। उसका कहना था कि अब मेरे साथ मजीद नहीं रह सकता। उसका कहना था कि मैं अपनी खुदगर्जी में इस कदर गिर जाऊंगी कि किसी इंसान की जान लेने से भी पीछे नहीं हटूंगी। वो कभी भी ऐसी लड़की के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकता जिसने कभी इसकी मोहब्बत की और इसकी कदर नहीं की थी। उसका कहना था कि मुझे दौलत चाहिए थी, वो मुझे मिल गई है, जबकि वो अपनी बीवी को लेकर ये घर छोड़कर हमेशा के लिए जा रहा है। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की थी। उससे यही कहा था कि अब उसे शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, वो इस लड़की को छोड़ दे, मैं उसकी हर बात मानूंगी। जबकि उसका कहना था कि बहुत देर हो चुकी है, वो इस लड़की को कभी नहीं छोड़ सकता जिसने इसकी मोहब्बत को मोहब्बत से कबूल किया था और वो अपनी आगे की जिंदगी उसी के साथ गुजारेगा। वो उसे अपने साथ लेकर चला गया था जबकि मैं इस घर में अकेली रह गई थी। मेरे पास आज दुनिया की हर आसाइश मौजूद थी, लेकिन मैंने मोहब्बत करने वाला इंसान खो दिया था। दोनों ने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की थी। वो लड़की आहिस्ता आहिस्ता मुकम्मल तौर पर ठीक हो गई थी और वो दोनों अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे, जबकि मेरे पास सब कुछ था, लेकिन इसके बावजूद भी मैं खुश नहीं थी। और इस दिन मुझे अपनी माँ की वो बात याद आई थी कि इंसान को खुशी दौलत से नहीं बल्कि अपने इर्द गिर्द मोहब्बत करने वाले लोगों से और मोहब्बत करने वाले रिश्तों से मिलती है, जबकि मैं इनकी बात को हमेशा ही नजरअंदाज करती थी। आज मुझे अपनी गलतियां याद आ रही थी कि मैंने अपने ही हाथों से अपना हंसता बसता घर उजाड़ दिया था, अपने ही हाथों से मोहब्बत करने वाले शौहर को किसी और के हवाले कर दिया था और इसके बाद उसने कभी भी पलटकर मेरी तरफ नहीं देखा था। उसके जाने के बाद मुझे अंदाजा हुआ था कि मैं हसन से कितनी मोहब्बत करती हूँ। मैं इसके बगैर नहीं रह सकती थी और वो अब मेरे साथ नहीं रह सकता था। इसी दुख के साथ मैं एक ऐसी जिंदगी गुजार रही थी जो आहिस्ता आहिस्ता मेरे लिए बोझ बनती जा रही थी।